हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर पहला कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे हेस लॉ। लॉ क्या है देखो, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। क्या बताने की कोशिश है, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज मतलब टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। मतलब जो ओवरऑल एंथैल्पी होगा इंडिविजुअल स्टेप के एंथैल्पी का समेशन होगा। मींस टोटल एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पी। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, ओवरऑल चेंज इंडिविजुअल चेंज का समेशन। एक एग्जांपल देखते और अपन बात करेंगे। जैसे अपन ने कहा कि N2 नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन गैस के साथ H2 के साथ, तो यहां पर बन रहा है पहला कंपाउंड N2H4 इन अ गैसियस फॉर्म। ओके, बैलेंसिंग के लिए नाइट्रोजन 2, इधर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर कितने 2, तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर वैल्यू आनी चाहिए कितनी 2। यहां पर जो एंथैल्पी चेंज है समझ लीजिए इसका वैल्यू है डेल्टा H1। ओके, मैं सिंबल दे रहा हूं, पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर वैल्यू रख के अपन इसको प्रूव भी करेंगे। अब ये जो N2H4 है इन अ गैसियस फॉर्म, अगेन कंबाइन हुआ H2 इन अ गैसियस फॉर्म, तो यहां पर बनेगा ट्वाइस ऑफ NH3 इन अ गैसियस फॉर्म। ओके, इधर जो एंथैल्पी चेंज है उसको अपन बोलेंगे डेल्टा H2 सेकंड एंथैल्पी। अगर आप इस रिएक्शन के दोनों स्टेप का सम करते हो तो N2H4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर बचेगा N2 इन अ गैसियस फॉर्म प्लस 2 + 1 दैट इज 3H2 इन अ गैसियस फॉर्म। ओके, इज इक्वल टू और इट गिव्स ट्वाइस ऑफ क्या बेटा NH3। ओके, और अब यहां का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा डेल्टा H। ओके, तो हेस लॉ क्या बता रहा है, इस ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी सम होगा एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। मतलब इन दोनों का सम किया कि ए एंथैल्पी मिलना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन का समेशन किया तो ये तीसरी रिएक्शन अपने को मिल रही है। मतलब क्या, डेल्टा H इज मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अगर अपन इसके वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू होती है डेल्टा H1 का वैल्यू होता है प्लस 95.4, वही डेल्टा H2 का वैल्यू होता है माइनस 187.6, वही इस रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी आती है माइनस 92.2। सभी वैल्यू मैंने लिए है यहाँ पर किलो जूल में, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। कहने का मतलब क्या, इन दोनों का समेशन किया कि ये वैल्यू मिलना चाहिए। अब अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं। डेल्टा H1 कितना है 95.4, वही डेल्टा H2 की वैल्यू माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 187.6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब 6 - 4 अगर किया तो यहाँ पर आएगा 2, 7 - 5 किया तो यहाँ पर आएगा 2, 8 - 9 नहीं होता, 18 - 9 किया तो यहाँ पर आ जाएगा 9। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट सब्ट्रैक्शन को बड़े डिजिट का साइन, मतलब यहाँ पर आएगा माइनस। तो वैल्यू कितनी आई 92.2 यूनिट होगा यहाँ पर किलो जूल। समझ पा रहे हो क्या, देखो दिस इज द हेस लॉ। किसी भी रिएक्शन को अगर आप स्टेप वाइज करते हो तो उसकी टोटल एंथैल्पी इंडिविजुअल एंथैल्पी का समेशन होगा। मतलब कंसेप्ट बता रहा है कि एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, इट नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेप फॉलोड बाय द सिस्टम बट इट डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। ओके,
अब रही बात व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द हेस लॉ, इसका यूज क्या है, तो वो समझने के लिए सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे ये वाला रिएक्शन है, डायरेक्ट ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, स्टेप वाइज हुआ। तो जो रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होते, मल्टीपल स्टेप का यूज करके होते हैं, उन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हैं कौन सा लॉ, हेस लॉ। अगला कंसेप्ट है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, देखो, द प्रोसेस विच अकर्स इटसेल्फ, जो खुद होता है, खुद ब खुद होता है। देयर इज अ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का फोर्स देने की जिसे जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। फिर से एक बार, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके अंदर नहीं होता, खुद ब खुद होता है, इटसेल्फ होता है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जांपल के तौर पर अपन बोल सकते, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, वाटर फ्लो हो रहा है हाई लेवल से लो लेवल पे, तो वो कैरिड आउट करने के लिए अपने को कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है। या मेल्टिंग ऑफ द आइस मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर भी किसी भी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं है। या केमिकल रिएक्शन में कॉमन न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं आप, व्हेन HCl कंबाइन विद द NaOH इट गिव्स NaCl एंड H2, वेल नोन रिएक्शन है केमिस्ट्री का। ये रिएक्शन करने के लिए HCl और NaOH के सॉल्यूशन को सिर्फ एक दूसरे के अंदर मिक्स करना पड़ता है, उसे किसी भी तरह का हीट या एनर्जी देने की जरूरत नहीं। So neutralization of HCl with the help of NaOH is also spontaneous process. Okay? अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के की पॉइंट क्या है, क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर की पॉइंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और यू में से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला पॉइंट है टेक्स प्लेस इट्स ओन, एक खुद होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत इधर नहीं है, वो तो अपन डेफिनेशन में ही देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट यूनिडायरेक्शनल, ये सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा स्पॉन्टेनियसली। हाँ, अगर आपको इसको बैकवर्ड करने का है, इट रिक्वायर्ड फोर्स। मैं जैसे अभी बोल रहा था, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन वही लो लेवल का वाटर अगर आपको हाई लेवल पे लेके जाना है तो इट रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत है। ओके, मतलब स्पॉन्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि फॉरवर्ड भी स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड भी स्पॉन्टेनियस, ऐसा नहीं। फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड को अगर आप एनर्जी देंगे तो होगा, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, दूसरा that spontaneous process may be either slow or fast, मतलब spontaneous process not relate with the rate of reaction, not related with rate of reaction, reaction fast होगा या स्लो होगा, इससे स्पॉन्टेनिटी रिलेट नहीं करती। आखिरी पॉइंट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक चलेगा टिल वी गेट द इक्विलिब्रियम, जब तक अपने को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब जब तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल नहीं होता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब अगला कंसेप्ट है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जिसे देने की जरूरत नहीं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
मतलब कोई भी समझा, आप कंसिडर करिए कि आपके पास एक बाइक है, कार है, हाँ? और जिससे पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं, अपने आप चलता है वो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ फ्यूल टू कैरी आउट द प्रोसेस, तो इंटरेस्टिंग होगा ना। तो इसीलिए स्पॉन्टेनिटी समझने के लिए साइंटिस्ट लोग इंटरेस्टिंग थे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे होता है। जैसे देखो, अपना बॉडी वर्क करता है, इट रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब अपने बॉडी का जो वर्किंग है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इट रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, लेकिन इमेजिन करो कि आप लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं, जिंदा है आप, लेकिन खाना खाने की जरूरत नहीं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए आगे अलग अलग 3 कंसेप्ट अपन देखने वाले। पहला है एनर्जी, दूसरा है एंट्रोपी, तीसरा और आखिरी कंसेप्ट टॉपिक का गिब्स एनर्जी। तो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन के 2 टाइप बनाए जाते हैं, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। अब उस बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस कब। जैसे देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एग्जाम्पल में मैंने न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया था, मतलब NaOH कंबाइन हो गया किसके साथ, HCl के साथ। NaOH किस फॉर्म में होता है, एक्वस, HCl भी एक्वस, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बन गया NaCl, कौन से फॉर्म में, सॉलिड, प्लस इधर बन गया H2O, कौन से फॉर्म में, लिक्विड। अगर आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी देखेंगे, डेल्टा H देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी का स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है -57.32 किलो जूल। ओके, 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ गया तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH विथ HCl इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो इससे अपन ये ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या, देखो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ओके, अब कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, अगर किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो गया मतलब उसका एनर्जी कम हो गया, अगर एनर्जी कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया मतलब रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि उधर स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात को आराम से ध्यान से समझिए। आप कुछ काम करना चाहते हैं, अगर उस काम में आपका फायदा हो रहा है तो आप खुद करेंगे, वो करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात आप समझ पा रहे हो कि उसके अंदर आपका फायदा हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक में भी तो वही हो रहा है, हीट इज इवॉल्व मतलब एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एंड अगर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस देन दैट रिएक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। ऐसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा स्पॉन्टेनियस। तो पहला कंक्लूजन ये किया गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस and endothermic reaction must be non-spontaneous. ओके, एक्सो में हीट इवॉल्व होगा, एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इसलिए स्पॉन्टेनियस। एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा मतलब एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम होगा मतलब रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा नहीं, इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, सो इट इज कॉल्ड एज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, बट अगर आप इसके ड्रॉबैक देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल साइंटिस्ट को मिले जो एंडोथर्मिक है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस है। फिर से एक बार, जो एंडोथर्मिक है तो कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या था, स्पॉन्टेनियस। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि आइस का मेल्टिंग करते अपन, मतलब वाटर इन अ सॉलिड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म। यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको अपन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
पढ़ा हुआ है अपन ने ये कंसेप्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर इज प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। कंसेप्ट को समझिए, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस। बट आपको मालूम है मेल्टिंग ऑफ आइस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, कैसा है, स्पॉन्टेनियस। सो दैट कंसेप्ट इज रिजेक्टेड। या और एक आधा एग्जाम्पल इसके अंदर देख सकते हैं, डिसॉल्वेशन ऑफ NaCl, सॉल्ट डाला किसके अंदर, वाटर के अंदर। इट आल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ फोर्स, मतलब इट इज आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट गिव्स क्या, NaCl, कौन से फॉर्म में, एक्वस। ये भी प्रोसेस अगर अपन देखेंगे, इसको अपन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, तो इसका वैल्यू होता है प्लस 3.9 किलो जूल। कहने का मतलब ये भी प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। कैसा है, एंडोथर्मिक। फिर भी ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस। बात को समझिए, पहले ये दिमाग में डाला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस। बट इस कंसेप्ट का ड्रॉबैक ये है कि कुछ एग्जाम्पल साइंटिस्ट को ऐसे मिले कि जो एंडोथर्मिक है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, कैसे है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी इज अ नॉट सफिशिएंट टर्म टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो दैट वी नीड अनदर वन टर्म टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी। अगला टर्म है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या, देखो, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। क्या क्या, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है लेकिन हाउ मच, ओके, कम ज्यादा बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ओके, एग्जांपल देखते हैं, कंसेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। कोई भी मैटर हो, 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल है। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट देयर इज नो चांस फॉर द मूवमेंट। लिक्विड में देखेंगे तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा लूज होता है, दूर होता है एक दूसरे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड के अंदर कंपेयर टू सॉलिड कम होता है और इसलिए थोड़ा सा फ्रीडम आ गया। गैस में मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होते हैं क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूं, अब सॉलिड के अंदर अगर अपन देखेंगे तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने के वजह से रैंडमनेस या डिसऑर्डर 0 होगा। लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा फ्रीडम मिल रहा है, मतलब मॉलिक्यूल मूव होगा क्योंकि फ्रीडम मिल रहा है, मतलब डिसऑर्डर या रैंडमनेस बढ़ेगा। एंड गैस में अगर आप देखेंगे तो कोई कंट्रोलर ही नहीं है उसे, देयर इज नो एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, मैं ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉजिटिवली सुनना। मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं। अपने घर में 2 कंट्रोलर होते हैं, ऑब्वियसली मम्मी एंड पापा। अगर दोनों भी स्ट्रिक है, मतलब सॉलिड स्टेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, तो मूवमेंट का कोई भी चांस नहीं है। ओके, क्योंकि समझो मम्मी डांट रहे तो पापा को बता नहीं सकते, या पापा डांट रहे तो मम्मी को बता नहीं सकते, बिकॉज कोई भी अपने फेवर में नहीं है। बहुत बुरे दिन है, समझो, अपने कंसिडर कर लीजिए। लिक्विड ये 50-50 वाला मामला है, मतलब मम्मी और पापा इन दोनों में से एक बहुत स्ट्रिक्ट है और एक अपने फेवर में, एक बहुत स्ट्रिक्ट है और एक अपने फेवर में है, तो इधर थोड़ा सा लूज कंडीशन। ओके, ये 50-50 चांस वाला मामला है, तो इधर थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, आधा तो फ्रीडम मिलेगा। और गैस इधर मतलब अपन किसी की भी नहीं सुनते, समझ लीजिए, सब बोल रहे, समझो, जी ले अपनी जिंदगी बिंदास, किसी का ही कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है, तो इधर सबसे ज्यादा रैंडमनेस होगा गैस के अंदर, और सबसे कम रैंडमनेस डिसऑर्डर होगा किसमें, सॉलिड के अंदर। ओके, कंसेप्ट को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते, एंट्रोपी का सिंबल है एस।
तो एंट्रोपी और रैंडमनेस 0 होगा। किसका? सॉलिड का। लिक्विड में जाएंगे तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा। वही अगर अपन गैस में जाएंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। क्यों हाईएस्ट होगी? क्योंकि इधर का इंटरमोलिकुलर फोर्स एब्सेंट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल फ्री है। काय के लिए? मूवमेंट के लिए। तो डिसऑर्डर सबसे ज्यादा। ओके, एग्जांपल देखते और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे आयोडीन है, ये प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म। अब इसको अपन ने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, एक्वस के अंदर, तो अब ये बन गया क्या रे बेटा? A2। कौन से फॉर्म में? एक्वस। बात को समझिए, ये सॉलिड था, अब आगे जाके क्या हो गया? वो एक्वस। मतलब पहले उसका एंट्रोपी 0 था, अब उसका एंट्रोपी बढ़ गया। मतलब चेंज इन एंट्रोपी के लिए डेल्टा एस के लिए साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। ओके, या और एक एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कौन से फॉर्म में? सॉलिड। अब इसको ब्रेक किया तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट बेटा? ये सॉलिड। ओके, प्लस CO2 कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? गैस। तो अब यहां पर क्या होगा? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, लेकिन ये गैस, मतलब सॉलिड का क्या बन गया? गैस। मतलब एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। तो डेल्टा एस को कौन सा साइन आएगा इधर? पॉजिटिव। और एक एग्जांपल लेते, अमोनिया बन रहा है समझो, N2 इन अ गैसियस फॉर्म प्लस H2 इन अ गैसियस फॉर्म, इट गिव्स क्या? NH3 अमोनिया, कौन से फॉर्म में? गैस। ओके, बैलेंसिंग के लिए 2 नाइट्रोजन है तो यहां पर क्या लेंगे? ट्वाइस। हाइड्रोजन 3 2 6, बैलेंसिंग के लिए 3। अब देखो ये दोनों भी गैस है और ये भी गैस है, तो इधर का चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा? देखो एकदम सिंपल पॉइंट, ये 3 है और ये कितने हो गए? 4, और इधर कितने हो गए? 2। तो रिएक्टेंट में मोल कितने थे? 4, और प्रोडक्ट में कितने? 2। तो वॉल्यूम कम हो गया ना, वॉल्यूम कम हो गया तो रैंडमनेस भी कम। सो चेंज इन एंट्रोपी इज क्या बेटा? नेगेटिव। ओके, और एक एग्जांपल इधर ऊपर लिख रहा हूं मैं, H2 इन अ गैसियस फॉर्म प्लस Cl2 इन अ गैसियस फॉर्म, इट गिव्स क्या? HCl, और ये भी मिला समझ लीजिए गैसियस फॉर्म। अब हाइड्रोजन 2 है, इधर एक ही दिखाई दे रहा है, बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस। क्लोरीन इधर 2 है और इधर भी 2। अब देखो रिएक्टेंट कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट भी कितने हैं? 2। तो ना बढ़ रहे ना कम हो रहे, मतलब इधर डेल्टा एस कितना आएगा? चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा? 0। ओके, सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सॉलिड का लिक्विड गया या लिक्विड का गैस गया तो समझ लेने का एंट्रोपी बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव। गैस का लिक्विड आया या लिक्विड का सॉलिड आया तो समझ लेने का एंट्रोपी कम हो गया। अगला टर्म है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अपन ने ये तो समझा कि एंट्रोपी कब बढ़ेगा और कब कम होगा, बट अब ये समझना है कि उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट इट एग्जैक्ट वैल्यू। उसके लिए छोटा सा पार्ट है, क्या है देखो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, एन एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, क्या क्या? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज T at which heat transfer takes place। क्या क्या? एंट्रोपी चेंज मतलब क्या? डेल्टा एस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल मैनर। कैसा? रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन एट विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। Q क्या है? हीट एनर्जी ट्रांसफर, एंड T क्या है? टेम्परेचर एट विच हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कंसेप्ट को समझिए, सॉलिड है, सॉलिड को आप जितना हीट देंगे तो उसके अंदर का फोर्स ब्रेक होगा, मतलब मॉलिक्यूल फ्री होगा, मॉलिक्यूल फ्री होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या?
जितनी ज्यादा हीट देंगे उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। सो चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से सॉलिड का लिक्विड बनेगा और लिक्विड का गैस बनेगा। जितना आप हीट एनर्जी देंगे उतना मैटर के अंदर का एंट्रोपी बढ़ेगा। अनदर वन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इसी हीट को मेजर करते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हीट एनर्जी टेम्परेचर को कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। कंसेप्ट को समझिए, कोई भी प्रोसेस में आप एंट्रोपी बढ़ाना चाहते हो, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंक्रीज इन एंट्रोपी कम होगा, और अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसका इंक्रीज इन एंट्रोपी ज्यादा होगा। मैं ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझो आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें गैस में, वेपर्स में, मतलब टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं अबव 100 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इट कैन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। लेकिन अब वहां पे चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, ये डिपेंड करता है ना कि वहां का टेम्परेचर कितना है। मतलब आपने वाटर सैंपल लिया अलग अलग टेम्परेचर का, एक है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस, और तीनों को भी ऑपरेट करना है, तो सबसे ज्यादा चेंज कहां पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, या 100 डिग्री सेल्सियस पे? ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे हो तो ये ऑपरेशन कर ही रहा है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर किया कि वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वेपर्स में। उसके कंपेयर में ज्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी, किसको, 50 डिग्री सेल्सियस, तो उधर इंक्रीज ज्यादा होगा। वही 0 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा हीटिंग देना पड़ेगा, सो दैट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। ओके, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जितना कम होगा उतना एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा। ओके, सो चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अपन एंट्रोपी का और चेंज इन एंट्रोपी का यूनिट दे सकते हैं। Q इज अ हीट, और हीट का यूनिट होता है जूल डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का मिलेगा केल्विन में, तो आप बोल सकते हैं जूल पर केल्विन। क्या बोल सकते हैं, जूल पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ओके, अगला कंसेप्ट है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। मतलब अपना केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का यूज करके। ओके, अब इसके लिए दिमाग में रखना कि अपन ने कहा कि डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आ सकता है, डेल्टा एस नेगेटिव आ सकता है, या डेल्टा एस 0 भी आ सकता है। अब कंसेप्ट को समझो, डेल्टा एस प्लस आ रहा है मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेल्टा एस माइनस आ रहा है मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। डेल्टा एस 0 आ रहा है मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। कंसेप्ट ऐसा है, अगर किसी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब वो ऑर्डर सिस्टम से डिसऑर्डर सिस्टम के तरफ जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से फ्री सिस्टम के तरफ जा रहा है। मतलब अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसके ऊपर का ट्रेस, उसके ऊपर का फोर्स कम हो रहा है, वो फ्रीडम के तरफ जा रहा है। फ्रीडम के तरफ जा रहा है मतलब वो खुद चाहेगा, तो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस व्हेन एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंड अगर एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो अपन बोलेंगे प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, एंड अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है मतलब अपन बोलेंगे प्रोसेस इज एट अ इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट को समझो, एग्जांपल देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ द आइस, H2O इन अ सॉलिड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू H2O इन अ लिक्विड फॉर्म। सॉलिड का क्या बन रहा है, लिक्विड। अभी भी थोड़ी देर पहले एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी में अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया जहां पर ये एंडोथर्मिक था। एक्सपेक्टेड ये था कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, लेकिन आ रहा था स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अपने को सबको मालूम है मेल्टिंग ऑफ द आइस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। अब बताओ इसकी एंट्रोपी प्लस होगी या माइनस। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। अब सॉलिड से लिक्विड अगर चला गया तो एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। एंड इफ चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। या उसके अंदर ये अपन ने और एक एग्जांपल देखा था, NaCl
ओके, जिसको आप डाल रहे हो किधर, वाटर के अंदर, एक्वस फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो रहा है NaCl कौन से फॉर्म में, एक्वस। मतलब पहले NaCl कौन से फॉर्म में था, सॉलिड, एंड पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या हो गया, वो लिक्विड, एक्वस हो गया। अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डेल्टा S का साइन आएगा, कौन सा, पॉजिटिव, मतलब कंफर्म ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, एंड दैट टू प्रोसेस एक्सप्लेन ओनली विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। ओके, मतलब एंट्रोपी अगर बढ़ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, एंड अगर एंट्रोपी कम हो रहा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड अगर एंट्रोपी 0 है तो समझ लेना प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, होप सो आप समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट को। बट फिर से इसमें भी ड्रॉबैक है, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें यहां पर उल्टा केस है, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी प्लस होना चाहिए, लेकिन वो प्लस नहीं है, वो माइनस है। मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूं कि एंट्रोपी भी परफेक्ट कंसेप्ट नहीं है। तो अब अपन देखेंगे इसके ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक वाले एग्जाम्पल में अपन कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखा था NaOH in aqueous form plus HCl in aqueous form, it gives NaCl in a solid form plus H2O in a liquid form। अगर आप इसका डेल्टा S निकालेंगे, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी में देखा न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। मतलब ये रिएक्शन कंफर्म स्पॉन्टेनियस है, बट इसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या है, देखो ये एक्वस है, ये भी एक्वस। अगर ये दोनों एक्वस है और सामने जाके ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, मतलब इधर दो लिक्विड है, इधर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, मतलब एंट्रोपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब डेल्टा एस को कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस। एंड अगर डेल्टा एस माइनस आया तो प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, बट एक्चुअल में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो इस रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करने के लिए एंट्रोपी सफिशिएंट कंसेप्ट नहीं है। तो इसके लिए अपन देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगला कंसेप्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट क्या है, टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम and its surrounding increases in a spontaneous process। increases means greater than 0, बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, in a spontaneous process, in a spontaneous process डेल्टा एस, क्या क्या, डेल्टा एस, लेकिन कौन सा, टोटल, ओके, इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बढ़ रहा है कौन से प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस। वही अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करेंगे, क्या की नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या होगा, देखो स्पॉन्टेनियस में इंक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, डिक्रीज। कहने का मतलब डेल्टा एस टोटल मस्ट बी लेस देन 0 इन अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वही एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, कहां पर, इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस भी नहीं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी नहीं। एट दैट टाइम डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, लेकिन कौन सी, टोटल, इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बता रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल निगेटिव होगा, डिक्रीज होगा, लेस देन 0 होगा। वही इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब एंट्रोपी ना ही बढ़ेगी और ना ही कम होगी। ओके, अब टोटल मतलब क्या कहा अपन ने, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब ऐसा हुआ देयरफॉर टोटल एंट्रोपी, ओके, इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ओके, तो दोनों का सम कर लिया तो जो एंट्रोपी आएगा उस एंट्रोपी को बोलेंगे टोटल एंट्रोपी। ओके,
अब अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल देखेंगे। रिएक्शन ऐसा है 2H2 कंबाइन विथ O2 इट गिव्स 2H2O। डेल्टा S का वैल्यू है -327 जूल पर केल्विन, वही डेल्टा H का वैल्यू है -572 किलो जूल एट 298 केल्विन। मतलब ये ओवरऑल चेंज 298 केल्विन पे हो रहा है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और ये चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है, और अपने को पता करने का है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। कंसेप्ट को समझो, डेल्टा H निगेटिव है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब ये बता रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, एक्सोथर्मिक है। लेकिन डेल्टा S निगेटिव है, एंट्रोपी कम हो रही है, मतलब ये बता रहा है कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अभी तक के दो कंसेप्ट के हिसाब से एक बता रहा है स्पॉन्टेनियस है, एक बता रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको देगा टोटल एंट्रोपी का कंसेप्ट। अब टोटल एंट्रोपी के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है? टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ किसका? सराउंडिंग। अब सिस्टम का तो वैल्यू है अपने पास कितना? -327, लेकिन सराउंडिंग का नहीं है। अब सराउंडिंग का एंट्रोपी कैसा निकालेंगे? देखो, एज डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। अपन अभी थोड़ी देर पहले एंट्रोपी का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखा था। क्या फॉर्मूला था? Q रिवर्सिबल अपॉन क्या बेटा? T। लेकिन ये तो सिस्टम के लिए था, अब मैं फॉर्मूला का के लिए यूज करना चाहता हूं सराउंडिंग के लिए। कंसेप्ट क्या? देखो, सिस्टम ने अगर हीट इवर्ड किया तो सराउंडिंग क्या करेगा? एब्जॉर्ब। या सिस्टम ने अगर एब्जॉर्ब किया तो सराउंडिंग क्या करेगा? इवर्ड। मतलब Q का वैल्यू सिस्टम और सराउंडिंग के लिए सेम ही होगा, सिर्फ एक प्लस है तो दूसरा माइनस। सिस्टम हीट इवर्ड कर रहा है तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब, या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग इवर्ड। तो उस अपोजिट साइन के लिए यहां पर माइनस लेते हैं। क्यों ऐसा? अगर सिस्टम का Q प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, अगर सिस्टम का Q माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ओके, अब अपन इधर वैल्यू डालते, Q का मतलब ये अपन इधर एंथैल्पी लेने वाले, ध्यान देना। अब Q के जगह पे वैल्यू पुट अप करते हैं एंथैल्पी की, -572, वो भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 572 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना? 298। और एक बात पे खास ध्यान देने का, ये जूल पर केल्विन है और ये किलो जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे। सिंपल पॉइंट, इसका डेसिमल पॉइंट 2 से पीछे लीजिए, इसका भी 2 से पीछे ले लीजिए। 2.98 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, अप्रोक्स कर रहा हूं मैं। 3 1 जा 3 बचा 2, 2 पे 7 रखा 27, तो ये हो गया 9, लेकिन यहां पर आएगा पहले डेसिमल पॉइंट, तो अप्रोक्स आंसर आया मेरा 1.9 इंटू 10⁻³ तो मेरा आंसर हो जाएगा 1900। कितना हो जाएगा? 1900। फिर से मैं बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया अपन ने और ये आ गया जूल पर केल्विन में। किसकी एंट्रोपी आ गई है? सराउंडिंग की। साइन कौन सा आएगा? इसको प्लस। देयरफॉर चेंज इन टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपने लिखा है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करो। सिस्टम की वैल्यू कितनी है? -327, और यहां पर वैल्यू सराउंडिंग की कितनी आई? +1900। अब इन दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़े नंबर का मतलब पॉजिटिव साइन लगेगा। 10 में से 7 गया, इधर बचेगा 3, कैरी की वजह से हो जाएगा 9, 9 - 2 इधर 7, ये हो जाएगा 8, 8 - 3 इधर आ जाएगा 5 और ये 1, तो 1573 यूनिट होगा जूल पर केल्विन। वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट है साइन कौन सा आया। कौन सा आया? साइन पॉजिटिव। एंड अगर साइन पॉजिटिव आया मतलब प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एंट्रोपी
किसी भी कंडीशन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा कि वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब क्या, टोटल एंट्रोपी अगर प्लस आया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, टोटल एंट्रोपी माइनस आया प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, टोटल एंट्रोपी अगर जीरो आया तो प्रोसेस एट अ इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब ये परफेक्ट कंसेप्ट है। लेकिन इसके अंदर भी छोटा सा प्रॉब्लम है, टोटल एंट्रोपी समेशन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम का तो आप स्टडी कर पाएंगे, लेकिन सवाल ये है क्या आपको सराउंडिंग का वैल्यू मिलेगा? यहां पर अपन ने उसको एक मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पार्ट आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर ये प्रोसीजर चल रहा है, बाकी पूरा सराउंडिंग जो है उसके अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं चल रहा है। ये आप इधर कंसिडर कर रहे हो। ओके, समझ पा रहे हो क्या? देखो, आपका इंटरेस्ट सिस्टम के स्टडी में, आपका इंटरेस्ट सराउंडिंग के स्टडी में नहीं है। ये कंसेप्ट परफेक्ट है, लेकिन इसमें सराउंडिंग का जिक्र है। ओके, तो उसे ओवरकम किया गिब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, और उसके लिए एक छोटा सा और इस टॉपिक का आखिरी कंसेप्ट है गिब्स एनर्जी। ओके, और जो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, होप सो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और नए लेक्चर का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।